महान केनी रॉजर्स ने गाया था, तुम्हें पता होना चाहिए कब थामे रहना है, कब छोड़ देना है, कब दूर चले जाना है और कब भागना है। अगर रूस में समझदारी होती तो अब तक यूक्रेन में वह इतनी बार हार मान चुका होता कि ओरिगामी विशेषज्ञ भी जलन खाते। रूस लगातार दाव लगा रहा है। डोनेट्स्क में उसने बड़ा दाव लगाया है। पूरा रूसी आपूर्ति काफिला डोनेट्स्क के सबसे घातक इलाकों में से एक में मोर्चे पर सामान पहुंचाने गया। रूस ने सोचा कि यही काफिला ड्रोन से भरे उस हाईवे से निकलेगा जिसे वह अपने सैनिकों के लिए नो गो जोन मानता है। क्या आपको बताने की जरूरत है कि आगे क्या हुआ? यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन ने काफिला देख लिया और रूस अपना दाव हार गया और मौत के हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां खो दी। हमें समझ नहीं आ रहा कि रूस ने ऐसा क्यों किया। हमने यूक्रेन में रूस के बख्तरबंद वाहनों की स्थिति देख ली है। करीब 25,000 वाहन सिर्फ इसलिए नष्ट हुए क्योंकि वे यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन का आसान निशाना बने। जुलाई मध्य में डोनेट्स्क में रूसी कमांडरों ने चौंकाने वाला फैसला लेकर 50 वाहनों का काफिला डोनेट्स्क रिंग रोड पर भेजा। वो सड़क रूस के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रूस ने इस सड़क पर सभी मालवाहक और सैन्य परिवहन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि यूक्रेन का इस पर पूरा फायर कंट्रोल है। यह सड़क टोरेत्स्क और कॉन्स्टेंटिनिवका शहरों के बीच मौजूद ग्रे जोन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, जो यूक्रेन के ड्रोन की रेंज में है और काफ़ी समय से है। रूस के कमांडरों को महीनों से एक बात पता है, डोनेट्स्क रिंग रोड पर जाने वाले सभी वाहन नष्ट हो जाते हैं और आज उनका नष्ट होना आज और भी तय है। अब यूक्रेन के पास कई मोर्चों पर रूस के मुकाबले 1.5 से 1 एफपीवी ड्रोन की बढ़त है, जिसमें डोनेट्स्क भी पूरी तरह शामिल है। यूक्रेन में हर महीने एफपीवी और अन्य ड्रोन की नई पीढ़ियां आ रही हैं। एरोस्पेस ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने सिर्फ 2026 में ही रिकॉर्ड 413 नए ड्रोन प्रणालियों को मंजूरी दे दी है। ये रिकॉर्ड है और साल अभी सिर्फ आधा ही बीता है। फोर्ब्स कहता है कि यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन अब सिर्फ मोर्चे और उसके पीछे तक सीमित नहीं है। कुछ ड्रोन 60 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में भीतर तक जा सकते हैं, जिससे मोर्चे से 12 किलोमीटर दूर रिंग रोड निशाना बनती है। इसमें सब कुछ बता रहा था कि यह बुरा दाव था। यह वैसा है जैसे पोकर में 7-2 ऑफसूट पर सब कुछ दाव पर लगाना। रूस को अपने 50 वाहनों के काफिले को डोनेट्स्क रिंग रोड से सुरक्षित निकालने के लिए वाकई चमत्कार चाहिए था। चमत्कार किस्मत वाले जुआरी के लिए होते हैं, पर रूस किस्मत वाला नहीं था। जैसे ही काफिला मोर्चे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वही हुआ जो होना था। यूक्रेन ने रूस के 7-2 को देखा और हाथ में एस की जोड़ी लेकर दाव बढ़ा दिया, या यूं कहे बहुत सारे रूसी वाहनों को तबाह कर दिया गया। जब पुतिन की सेना ने इतनी बेवकूफ़ी भरी चाल चली कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसे पहली बार में मंजूरी क्यों दी गई थी। डोनेट्स्क मोर्चे के पीछे इवान फ्रांको समूह ने देखा कि रूस ने बहुत लंबे समय में अपनी सबसे खराब बाजी लगाई। यूक्रेन की राज्य सुरक्षा सेवा के समूह ने ट्रकों, वैन, कारों और मोटरसाइकिलों के काफिले का पीछा किया और मानो पूरे समूह के मुंह में पानी आ गया। उस काफिले को मलिनिवका के बाहर से गुजरने दिया गया, जो अब रूसी सेना का अहम ठिकाना है, क्योंकि वे डोनेट्स्क की किलेबंद पट्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने सही चाल चली, जिससे रूस का आत्मविश्वास हर किलोमीटर बढ़ता गया। मलिनिवका कई वाहनों से लगभग ओझल था। वे तत्काल खतरे के दायरे से लगभग बाहर थे और दाव सफल होने वाला था। फिर एफपीवी ड्रोन आ गए। उन्होंने रूस के काफिले के सभी वाहन तबाह कर दिए। डोनेट्स्क रिंग रोड पर मालवाहक और सैन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद #IFG ने कड़े हाथों और आपके दान किए ड्रोन से कई उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा। इवान फ्रांको समूह ने टेलीग्राम पर मजाक में यूक्रेन युद्ध की सबसे अनुमानित सफलता घोषित की। हमें सिर्फ इस समूह की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमला हुआ था। इसकी फुटेज भी है और वो भी काफ़ी सारी। Sensor.net ने एक वीडियो साझा किया जिसमें फुटेज बारी बारी से रूसी काफिले के एक ट्रक की ओर बढ़ते एफपीवी ड्रोन के दृश्य और पास चल रही कार में बैठे एक यात्री के नज़रिए के बीच बदलती है। हम देखते हैं कि ड्रोन
और करीब आता जा रहा है। फिर फुटेज दूसरे दृश्य पर बदल जाती है जहां हम वही चीज देखते हैं। ये तब तक चलता है जब तक ड्रोन की फुटेज ब्लैंक नहीं हो जाती। जो भी यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन की फुटेज देख चुका है जानता है कि फीड कटने का मतलब है कि अभी अभी विस्फोट हुआ है। ये पुष्टि तब होती है जब वीडियो यात्री के दृष्टिकोण पर लौटता है, जिसमें यूक्रेन का ड्रोन नीचे उतरता है और सीधा वार करता है। ये रूस की डोनेट्स्क रिंग रोड आपदा की कहानी थी। यूक्रेन के ड्रोन बार बार उड़कर रूस के उन वाहनों को नष्ट करते रहे जिन्हें वह जोखिम नहीं लेना चाहिए था। इस बार ज़ेलालोवा प्लस द्वारा साझा एक और वीडियो उसी सड़क पर नरसंहार के बाद का दृश्य दिखाता है जिसे रूस ने लेने की कोशिश की थी। हम एक के बाद एक जले और नष्ट वाहन देखते हैं, कुल 50, जिनमें लाडा, क्वाड बाइक, ट्रक और तोप ले जाता वाहन शामिल है। ये दृश्य मैड मैक्स फिल्म जैसा है जहां हर जगह तबाह हो चुके वाहनों के ढांचे दिखते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन के बिना किसी रोकटोक के हमले में कितने रूसी सैनिक मारे गए उस काफिले पर जिसे कभी चलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब ये मायने भी नहीं रखता। वाहनों का नरसंहार ही रूस को संदेश देने को काफी है। आपने सोचा कि डोनेट्स्क रिंग रोड अब सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है और यह बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं होगी। फिर से ये सवाल उठता है, क्यों? रूस ने उस सड़क पर पूरे काफिले को क्यों भेजा जबकि उसे पता था कि वह यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन की निगरानी में है? हम कुछ अनुमान पेश करेंगे, लेकिन पहले ये द मिलिट्री शो है। अगर आपको रूस की बेइज्जती पसंद है तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है। चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि रूस के बेवकूफ़ी भरे फैसलों पर और वीडियो देख सके। और इसमें कोई शक नहीं है, रूस की डोनेट्स्क वाली गलती वाकई में बेवकूफ़ी भरी थी। यहाँ बेवकूफ़ी सिर्फ यही नहीं थी कि 50 वाहनों का काफिला उस सड़क पर भेजा गया जो यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन की निगरानी में है। हैरानी की बात है कि रूस ने इस काफिले को दिन दहाड़े मोर्चे पर भेजने की कोशिश की। शायद अंधेरे में उन वाहनों को कुछ मौका मिलता, बहुत नहीं, क्योंकि यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन अंधेरे में भी वाहनों को ट्रैक करते हैं, फिर भी थोड़ा मौका रहता है। शायद कुछ लोग उस नरसंहार से बचने में कामयाब हो जाते। रूस ने अपने सैनिकों को एक तरह से आत्मघाती मिशन पर भेज दिया और इसका कारण काफी सीधा लगता है, हताशा। हम पहले भी तोरेत्स्क और कॉन्स्टेंटिनोवका का जिक्र कर चुके हैं। संभावना है कि रूस ने यह दांव इसलिए खेला क्योंकि वह इन शहरों के मोर्चों पर सैनिकों व आपूर्ति पहुंचाने को बेताब था। कॉन्स्टेंटिनोवका किलेबंदी के दक्षिणी सिरे पर है, जिसे रूस को डोनेट्स्क और डॉनबास क्षेत्र पर कब्जे के लिए गिराना जरूरी है, जिसे पुतिन बहुत महत्व देते हैं। स्लोवियांस्क और क्रामातोर्स्क कॉन्स्टेंटिनोवका के उत्तर में जुड़वा शहर हैं, जिनमें क्रामातोर्स्क 22 किमी दूर है। तो रूस की गलत रणनीति पर हमारी शुरुआती राय यह थी कि उसे लगा कि उसे इन मोर्चों में से किसी एक या शायद दोनों पर और सैनिकों और आपूर्ति की जरूरत है ताकि भविष्य के हमलों के लिए उन्हें मजबूत किया जा सके। संभव है रूस ने कुछ सैनिकों को बचाने के लिए यह दाव चला हो। हमने पहले भी बताया था कि ड्रोन से भरे इन लगातार बढ़ते मौत के इलाकों के पास कहीं भी गाड़ी चलाना आमतौर पर मौत की सजा जैसा है। वाहन आसानी से निशाना बनते हैं, इसलिए रूस ने घुसपैठ रणनीति अपनाई है, जिसमें सैनिक पैदल इन मौत के इलाकों से गुजरते हैं। खतरनाक होते हुए भी सैनिक वाहन से छोटा होने के कारण देखना मुश्किल है। सैनिक खाइयों बंकरों में छिपकर यूक्रेन के ड्रोन से बच सकते हैं। रूस की समस्या यह है कि 2025 में जब मौत के इलाके 12 किलोमीटर से भी कम गहरे थे, कारगर रही घुसपैठ रणनीति 2026 में अव्यवहारिक होती जा रही है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि रूसी सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचने के लिए अब लगभग 30 किलोमीटर पूरी लड़ासून वर्दी में पैदल चलना पड़ता है, जो मौत के इलाकों के बढ़ने के कारण है। कई लड़ाई तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन से मारे जाते हैं, जिससे मोर्चे पर रूसी हमले पुतिन को जितने मजबूत चाहिए उससे कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए ये हताशा है। इसीलिए रूस ने बेवकूफ़ी भरी बाजी लगाई। रूस के काफिले की तबाही के मामले में एक और संभावना है। सैनिकों को मोर्चे तक लंबी और खतरनाक यात्रा से बचाना शायद मकसद था,
लेकिन रूस ने यह भी दिखा दिया है कि उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि इन यात्राओं में उसके कितने सैनिक पहुंचते हैं, जब तक कि कुछ सैनिक अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वाहन भेजना पैसे को खतरे में डालना है, जो पुतिन के लिए अपने तोप के चारे बने सैनिकों की जान से ज्यादा अहम है। शायद रूस यूक्रेनी ठिकाने पर यंत्रीकृत हमला करने की तैयारी में था, जो उसने हाल ही में कम किया है। आप सोचेंगे, अगर रूस हमला करने वाला था तो काफिले में आम गाड़ियां क्यों थी? वास्तव में यह कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने पहले भारी बख्तरबंद वाहनों की क्षति का जिक्र किया था। रूस ने मार्च 2025 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों में नागरिक वाहनों का उपयोग किया है। उस समय डोनेट्स्क रिंग रोड काफिले में देखी गई कारें और ऑल टेरेन वाहन रूस की कुल क्षति का लगभग 70% थे, फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया। रूस के लिए जब तक किसी चीज में पहिए है, वो हमले में इस्तेमाल हो सकती है। रूस शायद उन 50 वाहनों का उपयोग तोरेत्स्क या कॉन्स्टांटिनिवका पर हमले में करना चाहता था, जिन्हें यूक्रेन ने हाल ही में नष्ट किया है। ऐसे हमले उस देश की पहचान है जो उपकरणों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इससे एक साधारण तथ्य नहीं बदलता। रूस ने जो किया वह बहुत बेवकूफ़ी थी। ये बेवकूफ़ी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के पास FPV ड्रोन की बढ़त है। फ्रंट से दर्जनों और अक्सर सैकड़ों किलोमीटर दूर अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के नए जनरेशन के मिडिल स्ट्राइक ड्रोन रूसी काफिलों के खिलाफ नतीजे दे रहे हैं। FPV ड्रोन तकनीक में प्रगति के कारण फ्रंटलाइन किल जोन 50 किलोमीटर तक चौड़ा हो गया है। वहीं वाहन किल जोन यानी वो इलाका जहां यूक्रेन रूसी वाहनों को मार सकता है, 200 या 300 किलोमीटर तक गहरा है। आंकड़े इसका प्रमाण हैं। एक्सपोस्ट में सैन्य विश्लेषक क्लेमेंट मोलन ने बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में यूक्रेन ने 240 रूसी ट्रकों व वाहनों पर हमला किया, यानी औसतन 34 हमले रोज। ये जून में यूक्रेन द्वारा नष्ट किए गए 586 वाहनों औसतन 19.5 प्रतिदिन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। ये यूक्रेन के साल की शुरुआत के मुकाबले काफी आगे है, जब अप्रैल में उसका औसत रोजाना 1 से थोड़ा ऊपर था। रूस को और कितने संकेत चाहिए थे कि वह डोनेट्स्क रिंग रोड पर बहुत बुरा दांव लगाने जा रहा था। 2026 की शुरुआत में उस सड़क पर काफिला भेजना पहले से ही जोखिम था, खासकर जब वाहन यूक्रेन के FPV ड्रोन की मारक दूरी में आ जाते। अगर मिडिल स्ट्राइक ड्रोन भी जोड़ दे तो वही होता है, धातु का विनाश, जो वहां नहीं पहुंच पाता जहां रूस उसे पहुंचाना चाहता था एक बार दिखने के बाद। अब 2 सवाल बचे हैं। रूस डोनेट्स्क में अपने दाव के सफल होने की संभावना बढ़ाने के लिए भविष्य में क्या कर सकता है? और डोनेट्स्क की बात करें तो इस अपमानजनक विफलता के साथ साथ क्षेत्र में हो रही बाकी सभी घटनाओं का पुतिन के डोनबास पर दावा करने के लक्ष्यों के लिए क्या मतलब है? हम पहला सवाल लेंगे, रूस पहले ही अपने वाहनों को यूक्रेन के ड्रोन से बचाने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें रात में गाड़ी चलाना शामिल नहीं है। वह तो कुछ ज्यादा ही समझदारी की बात होती। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार रूस के टैंकों पर दिखे एंटी ड्रोन कोपकेज अब ट्रकों पर भी लगाए जा रहे हैं। कई काफिलों के साथ बंदूकधारी सुरक्षा टीमें होती हैं जिनका काम ड्रोन गिराना है। इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। सुरक्षा टीमें सटीकता पर निर्भर करती हैं, जो चलती गाड़ी में मुश्किल है, और उन्हीं ड्रोनों द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है जिन्हें वे पहचानने की कोशिश कर रही होती हैं। जहां तक पिंजरों की बात है, ट्रकों के लिए भी वही नुकसान है जो टैंकों के लिए है। इसमें एक बड़ा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि वजन बढ़ने से रफ्तार कम हो जाती है। कोप पिंजरे वाला ट्रक सुरक्षित तो है, लेकिन धीमा और आसानी से निशाना बनता है। यूक्रेन रूस के काफिले की समस्याएं बढ़ा रहा है, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ड्रोन तैनात कर पा रहा है। AI सहायक ड्रोन अब युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें कुछ की कीमत सिर्फ $6000 है। करीब $500 के FPV क्वाडकॉप्टर मिलने पर समझ आता है कि यूक्रेन कैसे ऐसे झुंड छोड़ सकता है जो चलते वायु रक्षा तंत्र पार कर पिंजरे तोड़ सकते हैं, जिन्हें रूस ने कुछ वाहनों की सुरक्षा के लिए लगाया है। यूक्रेन के ड्रोन प्रभुत्व पर चाहे संख्या हो या हमले की प्रभावशीलता, संदेह 17 जुलाई की कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट से दूर हो जाता है, जिसमें बताया गया कि 2026 की पहली छमाही में यूक्रेन की ड्रोन इकाइयों ने 10 लाख से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। इसी अवधि में यूक्रेन ने अपने मासिक हमलों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली है।
क्योंकि जनवरी में यूक्रेन ने पहले ही प्रभावशाली 1,05,800 ड्रोन हमले किए थे, जो जून में बढ़कर 2,02,18 हो गए। इस समय यूक्रेन के लिए हर चीज में मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि अगर रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले धीमे पड़ेंगे तो उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 2026 की पहली छमाही में 1 मिलियन लक्ष्य, ये सबक सीख लो। डोनेट्स्क रिंग रोड पर आत्मघाती मिशन पर भेजी गई 50 गाड़ियों ने यह सबक अभी सीखा है। डोनेट्स्क में रूस का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, यही तो बताता है कि ये काफिला इतना बेताब क्यों था। जून के अंत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन ने डोनेट्स्क पर कब्जे की समय सीमा तय की थी। फिर से जेलेंस्की की गिनती के अनुसार यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से यह डोनेट्स्क के पतन की 15वीं समय सीमा है। अब पुतिन चाहते हैं कि रूस की सेनाएं दिसंबर के अंत तक डोनेट्स्क पर कब्जा कर ले, जो लगभग नामुमकिन लगता है क्योंकि किलेबंद रक्षा पट्टी का ज्यादातर हिस्सा अब भी कायम है। यूक्रेन का ग्रे जोन और कब्जे वाले इलाकों पर फायर कंट्रोल होने से पूरी काफिले तबाह हो जाती है। जेलेंस्की ने नई समय सीमा को पुतिन के भ्रम का संकेत बताया और उनकी बात में दम है। पुतिन दिसंबर तक डोनेट्स्क मांगते हैं, वही उनके सैनिक उसी क्षेत्र में पीस रहे हैं। 14 जुलाई की रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि यूक्रेन की सेना के कमांडर ओलेक्जांद्र सिरस्की के अनुसार रूस डोनेट्स्क में हर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए 400 से ज्यादा सैनिक गंवा रहा है। जल्दी गणना से पता चलता है कि रूस को डोनेट्स्क के बचे 6,000 वर्ग किलोमीटर इलाकों पर कब्जे के लिए लगभग 24 लाख सैनिकों की कुर्बानी देनी होगी। रूस अब इतना हताश हो गया है कि वह ट्रैक हो सकने वाले काफिलों को उस रिंग रोड पर भेज रहा है जिसका उसके कमांडरों ने उपयोग से मना किया था। अगर रूस को डोनेट्स्क पर कब्जा करना है तो उसे मोर्चे पर सैनिक चाहिए, पीछे मरने वाले नहीं। सबसे बड़ा अपमान और पुतिन की डोनेट्स्क की समय सीमा को हास्यास्पद साबित करने वाला सबसे साफ सबूत युद्ध अध्ययन संस्थान ISW से आता है। ISW प्रतिदिन यूक्रेन में रूस के आक्रामक अभियान पर नजर रखने वाली रिपोर्ट जारी करता है। इन रिपोर्टों में अनुमान होता है कि रूस कब डोनेट्स्क क्षेत्र जैसे अहम इलाकों पर कब्जा करेगा। ISW ने 14 मई को रिपोर्ट दी कि दुनिया के सबसे सटीक भविष्यवक्ताओं में से एक अब डोनेट्स्क में रूस का भविष्य नहीं बता पा रहा। ISW अब अनुमान नहीं लगा रहा कि रूसी सेना डोनेट्स्क, जिसमें फोर्ट्रेस बेल्ट भी शामिल है, कब कब्जा कर सकती है। ISW ने कहा कि डोनेट्स्क में रूसी सेना की धीमी प्रगति और मुश्किल हालात के चलते साफ नहीं है कि रूस उस क्षेत्र पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। ISW ने इसे पुतिन की जरूरत के हिसाब से डोनेट्स्क में रूसी सेना की नाकामी बताया। रूस की प्रतिक्रिया से आप क्या उम्मीद करते हैं? रूस ने डोनेट्स्क रिंग रोड पर 50 वाहनों के नुकसान को नहीं स्वीकारा है। इसके बजाय उसने अपने इस दावे को और मजबूत किया है कि वो डोनेट्स्क में जबरदस्त प्रगति कर रहा है। 15 जुलाई को नेशनल इंटरेस्ट ने रिपोर्ट किया कि रूस अब कॉन्स्टेंटिन्यूका पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यह दावा रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव से आता है, जिनका यह रिकॉर्ड रहा है कि वे अक्सर दावा करते हैं कि बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि असलियत यह होती है कि रूस बस कुछ सैनिकों को चुपके से अंदर भेजने में कामयाब हुआ है। यूके रक्षा मंत्रालय ने दावा खारिज किया और कहा, रूस कॉन्स्टेंटिन्यूका के शहरी क्षेत्र का केवल आधा हिस्सा कब्जे में है। शहर पर रूसी नियंत्रण पूरी तरह होने में अभी समय लगेगा। फिर भी इस कथित जीत की खबर पुतिन के कानों में शहद की तरह घोली जा रही है और वे दिसंबर तक डोनेट्स्क पर कब्जा करने के अपने कल्पना लोक में जीने को तैयार हैं। डोनेट्स्क रिंग रोड पर टूटी कारों का काफिला इसका उदाहरण है। पुतिन शायद नहीं जान पाएंगे कि काफिला नष्ट हो गया, क्योंकि वह डोनेट्स्क की असल स्थिति से कटे हैं और उनके आसपास केवल गेरासिमोव जैसे लोग हैं जो वही बताते हैं जो पुतिन सुनना चाहते हैं। यूक्रेन को फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अभी अभी एक और बड़ी जीत हासिल की है, जिससे रूस ने डोनेट्स्क में जो भी हमले की योजना बनाई थी उस पर बड़ा असर पड़ा है। रिंग रोड अब कब्रिस्तान बन चुका है और अगर रूसी कमांड समझदार है तो वो बहुत लंबे समय तक दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी भरी बाजी नहीं लगाएगा। किसे मूर्ख बना रहे हैं? कल फिर मिलेंगे रूस की एक और जुएबाजी की रिपोर्ट के साथ। हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन इतनी गहराई तक जा सकते हैं और इतना कुछ देख सकते हैं
कि रूस 2026 में पूरे के पूरे काफिले नहीं छिपा सकता। रूस को ये जानना चाहिए। कुछ दिन पहले पता चला कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क की एक सीमेंट फैक्ट्री में छुपे गुप्त ईंधन डिपो का पता लगा लिया था। यूक्रेन ने डिपो खोजकर उस पर ऑपरेशन हेल शुरू किया। आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि आगे क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रूस के यूक्रेन पर लड़खड़ाते आक्रमण में उसकी और विनाशकारी गलतियों को कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।